जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। और मूल रूप से कहा जाए तो आपका अगर ऐसे देखा जाए आधुनिक समय का इस समय का जो आपका जो सिलेबस है, आधुनिक भौतिकी का जो इस समय का जो सिलेबस है वर्तमान समय में, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आखिरी चैप्टर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद पहले कम्युनिकेशन सिस्टम भी हुआ करता था, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम को आप देखिएगा तो एनसीईआरटी से उसको हटा दिया गया है ना। हालांकि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सिस्टम पर हम लोग बात करेंगे, उसका जो मुद्दा है उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन मेन जो हम लोगों को पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, जो मॉडर्न फिजिक्स का सबसे आखिरी टॉपिक माना जाएगा, है ना। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स को। और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो सबका एक पूरा जो है आप लोगों को भी नोट्स जो है वो बनाते चलना है। जितना भी बात आपको बताया जाए वो तमाम चीज़ें आपको जो है बहुत सिंपल तरीका से आपके सामने रखा जाएगा, तो उसको आप नोट्स बनाते चलिए और उसका आप रिवीजन करके तैयार करते चलो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली आपके आसपास या मोबाइल फ़ोन या फिर टेलीविज़न कंप्यूटर जितना भी है सबको आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बोलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कैमरा हो गया, ये जितना भी आपको दिख रहा है, ये तकरीबन अधिकतर जो चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, ऐसा आप कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली पुराने समय का कुछ उदाहरण आपको हम दे रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो लोग इस्तेमाल करते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, ऐसे इस टाइप का जो आप देख रहे हो ये वैक्यूम ट्यूब होता था, या फिर ये कहिए कैथोड रे ट्यूब होता था। इधर से कैथोड रे जो है इसको भेजा जाता था, जिसकी वजह से आगे स्क्रीन पर जो है वो डायग्राम वगैरह जो भी फिगर वगैरह जो है वो बनता था, है ना। तो पुराने समय में इसका लोग इस्तेमाल करते थे। आज के समय का जो आधुनिक समय का जो आपका इस्तेमाल में आता है वो ये है, ये यानी एलईडी। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को एलईडी के रूप में ही, या ये कह दीजिए सेमीकंडक्टर फिजिक्स, चूंकि इसमें जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग मूल रूप से सेमीकंडक्टर फिजिक्स के रूप में ही इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है आउटडेटेड हो चुका है। ये जितना भी है, हालांकि बेस यही है, इसी के आधार पर आगे भी डेवलप किया गया, आगे का भी जितना भी चर्चा होता है वो उसी पैटर्न पे चलता है। लेकिन इन तमाम जितने भी पहले के डिवाइस हुआ करते थे, ये तमाम डिवाइस जो है आउटडेटेड हो चुका है, ठीक ना। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दरअसल हम लोगों को पढ़ना होता है कि हम करंट का जो सप्लीमेंट करंट जो इसमें सप्लाई करेंगे, करंट के सप्लाई होने से ही ये काम करता है। तो करंट का जो सप्लाई करते हैं, तो करंट को हम किन किन तरीकों से प्रयोग में ला सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसका डेफिनेशन ही है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द करंट कंडक्शन। विद्युत धारा के प्रवाह का हम लोग अध्ययन करते हैं थ्रू क्या क्या चीजों से, तो वैक्यूम से, निर्वात से। वैक्यूम ट्यूब अभी आपके सामने हम बोले थे कि वैक्यूम ट्यूब के द्वारा भी ये चलता है। गैस से, गैस फिल्ड जो ट्यूब होता है उससे भी आपका जो है करंट चलता है। ट्यूबलाइट जो है उसी के पैटर्न पे है। फिर उसके अलावा आपका जो होता है सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम लोगों को मूल रूप से ज्यादातर अध्ययन करने हैं। तो सेमीकंडक्टर से या वैक्यूम से या गैस से जब करंट पास हो रहा हो और जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो ऐसे फिजिक्स के ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। और उसी इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटम के बारे में आप लोगों ने बहुत सारा बातें जो है केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम होता है पढ़ना, केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। तो हम थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये डिफाइन कर लेना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वो हम आपको केवल दिखाने के लिए ही आपके सामने रखे हैं, है ना। तो केवल उसको आप अपना डिफाइन कर लेना इलेक्ट्रॉनिक्स को। आते हैं, शुरू करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोगों को इस्तेमाल करना है सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक। चूंकि गैस और वैक्यूम वाला तो आउटडेटेड सिस्टम हो चुका है, ये बात आपको हमने बताया। तो आज के ज़माने में जो ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वो है सेमीकंडक्टर मटेरियल, अर्धचालक। और इसी अर्धचालक के अर्धचालक का जो है हमें आगे जितना भी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में अध्ययन करना है, ठीक ना। एकदम बेसिक पॉइंट हम लोगों को जानना है ना। देखिए, तो वैसे तो आपको पता होगा कि कोई भी मटेरियल हो, मटेरियल के पास जो है रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों होता है। रजिस्टिविटी का मतलब होता है
कि रोकने का सामर्थ्य, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने का सामर्थ्य। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी ये हर मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। इसी आधार पे हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें एक आपका जो मटेरियल होता है वो होता है कंडक्टर, एक नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर उसको बोलो, और एक होता है आपका सेमीकंडक्टर जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में प्रॉपर्टी रखता है। और हम लोग पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी अर्धचालक की बात करते हैं, है ना। वो क्यों करते हैं उसका जो है आगे जाकर के आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है उसका रेंज होता है 10⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर तक। ये रजिस्टिविटी होता है कंडक्टर का। ये डाटा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक बात है कि कंडक्टिविटी अगर आप लिखोगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसका उल्टा अगर आप लिखोगे तो ये आपका पर ओम पर मीटर, ऐसे करके आप इसका यूनिट लिख सकते हो। इसका भी वैसा ही पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर, ऐसे करके इसका आप यूनिट लिख सकते हैं। तो कंडक्टर का कितना है 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁻8 ओम मीटर तक। ये इसका रजिस्टिविटी है, ये इसका प्रतिरोधकता है। तो इसका चालकता क्या होगा 10⁻2 से लेकर के 10⁻8 पर ओम पर मीटर तक होगा। उसी तरीका से सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक, इसका जो है प्रतिरोधकता होता है 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻6 ओम मीटर तक। ये प्रतिरोधकता की बात हो रहा है। तो इतना जो है ये कंडक्टर अर्धचालक का है। अर्धचालक का कंडक्टिविटी क्या होगा, इसका उल्टा, यानी कि 1 कर दो आप याद रखिएगा। ये आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे कि किसी भी मटेरियल का जो रजिस्टिविटी होता है वो उसके कंडक्टिविटी का इनवर्स होता है, उल्टा होता है ऐसे। ये फॉर्मूला जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाया गया था, है ना। तो उस आधार पे हम इसको जब रिवर्स करेंगे तो आपका ये माइनस में है 5 इधर, तो यहाँ पर 10⁻5 से लेकर के 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये इसका कंडक्टिविटी होगा, चालकता होगा। उसी प्रकार से इंसुलेटर का अचालक का जो होता है 10⁻11 से लेकर के 10⁻19 ओम मीटर तक, ये इसका प्रतिरोधकता है, यानी ये इसका रजिस्टिविटी है। तो इसका जो है कंडक्टिविटी जो होगा वो 10⁻−11 से लेकर के 10⁻−19 तक रहेगा। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि ये जो डाटा आपको जो हम दे रखे हैं, या ये डाटा जो है हम अपना मर्जी से नहीं लिखे हैं, ये डाटा जो है एनसीईआरटी में भी देखिएगा ये है। तो दरअसल ये हमको ये चाहिए हर हाल में, ये याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है अगर आपसे पूछेगा उस समय कि बताइए सेमीकंडक्टर मटेरियल का रजिस्टिविटी क्या है या कंडक्टिविटी क्या है, तो आपको इसका जवाब लिखना पड़ेगा। उसका रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक उसका रजिस्टिविटी होता है, कहाँ से कहाँ तक उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए, एक तो ये याद रहना चाहिए। और चूंकि हमको मूल रूप से ज्यादातर बातें जो है अर्धचालक के बारे में करना है, तो अर्धचालक जो होता है वो 2 तरह से आप इसको जो है ना इस्तेमाल करते हैं। एक या तो एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल कीजिए और नहीं तो कंपाउंड के रूप में। एलिमेंट के रूप में जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, तो ये अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसका जो है आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को डायरेक्ट इस्तेमाल करने से हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, माने उष्मा उत्पन्न ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी लॉस है ना वो ज़्यादा होगा। इसीलिए सामान्य तौर पे जब भी प्रैक्टिकल दुनिया में अर्धचालक मटेरियल का, सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, तो याद रखिएगा उसमें कंपाउंड मटेरियल का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। माने वैसे कंपाउंड जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इसका प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो मूल रूप से हमारा जो सेमीकंडक्टर है वैसे 2 तरह से आपका इस्तेमाल में आ सकता है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें एक टर्म आया है और उस टर्म का नाम है एनर्जी बैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, आप इसको समझिएगा बड़ा गौर से। डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को अगर आप समझ गए तो बाकी व्याख्या वगैरह जो है ना वो इजी तरीका से आप कर सकते हो। एनर्जी बैंड क्या होता है पहले इसको समझेंगे, उसके बाद कहीं बाकी का जो है चर्चा हम लोग करेंगे। आप लोग याद कीजिए, आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था कि अगर कोई परमाणु है तो परमाणु के पास अपना कई घर होते हैं। ऐसे प्रोटॉन इसके बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके घर में यही चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता है। ये बात आप लोग पहले से पढ़े।
अलग अलग घरों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है, माने ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे करके पहला एनर्जी, पहला घर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी होगा उसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलते हैं, फिर सेकंड एनर्जी लेवल, फिर थर्ड एनर्जी लेवल, जितना घर होगा उतना एनर्जी लेवल उसका होगा। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, आप याद कीजिए उस समय में हमने आपको एटॉमिक फिजिक्स में भी बताया था कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो बढ़ता है, जैसे जैसे नजदीक रहते हैं वैसे वैसे एनर्जी का जो मान होता है वो कम रहता है, वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टा n² वाला फार्मूला के आधार पे। तो ज्यादा दूरी पर जब आप जाते हैं, न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता है, और न्यूक्लियस के नजदीक रहते हैं तो एनर्जी घटता है। हम अभी बात एक एटम की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम अभी कंपाउंड की बात करने रहे हैं या फिर किसी सॉलिड मटेरियल का बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए एक हमारे पास मटेरियल है, इस मटेरियल में लाखों एटम होंगे या ये कह दीजिए करोड़ों एटम होंगे, बहुत सारा एटम से मिलकर के ये मटेरियल बना हुआ है। हम इस मटेरियल के केवल एक एटम की बात कर रहे हैं, केवल एक एटम की, हम पूरे मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। मटेरियल को हम लाएंगे, अब पहले आप इतना समझ लीजिए, और आपको पता होगा कि जितने भी माने बाहरी कक्षा को छोड़ के बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बड़ा स्ट्रांग फोर्स के साथ जो होते हैं वो बंधे होते हैं, उसको निकालना जो है लगभग इम्पॉसिबल होता है। माने आप उसको जो है ना निकाल नहीं सकते हैं, उससे काम नहीं ले सकते हैं। काम जब भी लिया जाता है तो जो बाहरी घर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उससे काम लिया जाता है। बाहरी घर यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम लोग काम लेते हैं। तो ज्यादातर हम लोग का जो डिस्कशन का जो मुद्दा होगा वो बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो सबसे अंतिम में होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी का जो लेवल होगा वो एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन अगर अब आप इसी एटम को किसी सॉलिड मटेरियल में बात कीजिए, सॉलिड मटेरियल आप समझ रहे हो, जैसे ये मटेरियल है, इसमें करोड़ों एटम होंगे तो करोड़ों वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सभी एटम का एक दूसरे के बगल में थोड़ा बहुत एक दूसरे को प्रभावित करेगा, स्वाभाविक बात है कि प्रभावित करेगा। देखो अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जिसको आप कोर इलेक्ट्रॉन फिजिक्स में केमिस्ट्री में बोले थे, वो जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है कोर इलेक्ट्रॉन उसको आप भूल जाओ, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करो। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी सॉलिड मटेरियल में देखोगे तो वैसा वैसा करोड़ों वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिट मिलेगा, और हर ऑर्बिट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के अगल बगल में होगा। तो याद रखिएगा मटेरियल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कभी कभार फोर्स लग करके कुछ इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और टूट करके फ्री हो जाएगा, है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। हालांकि एक बात याद रखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा भरा भी हो सकता है और माने अर्ध पार्शियली भरा भी हो सकता है, आंशिक रूप से भी भरा हो सकता है। जैसे इनॉट गैस के केस में जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस माने वैलेंस वाला जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट था वो भरा रहता है, और बाकी जो रहता है वो पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता है। आप ऐसे समझिए कि बैलेंस बैंड माने वैलेंस बैंड बन गया, एक वैलेंस बैंड इसलिए हम उसको बोले क्योंकि उसमें जो है एनर्जी का एक रेंज बन गया। अंतिम ऑर्बिट की बात करें, बैलेंस बैंड बन गया, उसको बैंड नाम दे देते हैं, ठीक है। अंतिम ऑर्बिट में एगो केवल वैलेंस का ऑर्बिट थोड़ी ना होगा, बहुत सारा ऑर्बिट होगा। तो जितने भी ऑर्बिट होंगे ना उसका एनर्जी जो होगा एक बराबर नहीं होगा। वैलेंस बैंड माने वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहे हैं, किसी का इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, ऐसे करके, लेकिन एक रेंज में होगा, एक फिक्स रेंज में होगा। तो अंतिम घर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उस घर में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी का जो एक रेंज होगा, परास एक रेंज में जो एनर्जी पाया जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं वैलेंस बैंड, है ना। या ये कह दीजिए ऊर्जा का जो पूरा का रेंज जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का पूरा रेंज होगा उसका नाम देंगे हम लोग एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड इसका नाम देंगे। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का रेंज होगा उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और याद कीजिए हमने आपको बोला था फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर हो गया, अब वो फ्री हो गया, वो घूमेगा,
जो घूमेगा इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी का जो रेंज होगा उसको बोलेंगे एनर्जी, उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, क्योंकि चलता है इसीलिए उसका नाम पड़ गया चालन बैंड। तो कुल मिलाकर के हम बात केवल आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कर रहे हैं, जो अंतिम घर है ना उसका बात कर रहे हैं, और उसका इलेक्ट्रॉन दो रेंज में बट गया। एक जो वैलेंस जो अभी चल नहीं रहा है, अपना एनर्जी का रेंज लेकर के बैठा हुआ है, उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड का एनर्जी, उसको वैलेंस बैंड बोलेंगे, या सीधे तौर पे बोल लीजिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रेंज। और एक जो टूट करके घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वो जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा उस एनर्जी के रेंज को कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो कुल मिलाकर के अब जो हम बात करने वाले हैं, हमको जो मूल रूप से हमको जो डिस्कशन में शामिल करना है वो शामिल करना है एनर्जी बैंड को। एनर्जी बैंड का मतलब यही होता है कि द रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना एनर्जी का रेंज को माने ग्रहण किया जाएगा या जितना उसको जो कब्जा करके रखा जाएगा उसको कहते हैं एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या, किसी ठोस में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा प्रवास को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बैंड। ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। एक तो ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद आपका यहां पर हम एक डायग्राम के थ्रू यहां पर बता रखे हैं। देखो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन दो रेंज में बटेगा। एक तो ये होगा कि ये चलेगा, मान लो यहां पर आने के बाद इस रेंज में आने के बाद चलेगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ गया ये चलेगा, इसको कंडक्शन बोलेंगे। और इसमें वाला जो है वो माने जो आपका वैलेंस बैंड है वो जो है ना फ्री नहीं है, चलेगा वो भी लेकिन फ्री नहीं है, वो माने मुक्त रूप से जो है ना पूरे मटेरियल में, सॉलिड मटेरियल में नहीं घूमेगा। और एक बीच में आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैटेगराइज करोगे, हम एक ग्राफ के थ्रू ऐसे करके एनर्जी बैंड का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो एक वैलेंस बैंड बनेगा आपका, एक कंडक्शन बैंड बनेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होके चलेगा। और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो भी चलेगा लेकिन वो फ्री नहीं होगा, वो अपना ही ऑर्बिट में चलेगा केवल, ठीक है। और एक बीच में गैप बनेगा जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप का हिंदी मतलब होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, ठीक है, इसमें चलेगा नहीं। और वैलेंस का मतलब होता है संयोजी, संयोजी बैंड, ठीक है, इसको बोलेंगे संयोजी बैंड। और इसको बोलेंगे चालन बैंड, चलने चालन, चालन बैंड। तो जब इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी रेंज में चलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है फ्री नहीं होगा उसमें क्या बोलेंगे, संयोजी बैंड, है ना। और बीच का जो गैप होता है उस गैप को क्या नाम देंगे, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वैलेंस बैंड का मतलब वही द रेंज ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जितना भी एनर्जी लेकर के वो रेंज बना लिया जाता है, उस एनर्जी के रेंज को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है। और वैलेंस बैंड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का, ये बात तो पहले हम बता रखे हैं कि एनर्जी का एक हाईएस्ट रेंज, सबसे ज्यादा रेंज जो होगा, हाईएस्ट जो एनर्जी लेवल होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास ही होगा। उसके बाद जो आपका अगला जो पोर्शन है कि कंडक्शन बैंड में क्या होगा, तो कंडक्शन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो चलेंगे। तो चलने वाले इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का रेंज होता है उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और ये बात हमने पहले ही बोला है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बंधे हुए नहीं रहते हैं। और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, तो ये कंडक्शन बैंड यानी कि चालन बैंड और बैलेंस बैंड, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और इसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो पहले आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसको भी अपने नोट्स में शामिल करो। एक तो ये पेज है, फिर उसके बाद ये पेज है, इसको भी आप अपने नोट्स में जो है सम्मिलित कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको जो है ना इसी बैंड थियरी के आधार पर, जो आपको एनर्जी बैंड अभी हम बताए हैं, इसी बैंड थियरी के आधार पर
जो हमारे पास तीन तरह के मटेरियल होते हैं, एक अर्धचालक, अचालक और एक चालक, इन तीनों को हम डिफाइन करते हैं। तो पहली बात तो आपको पता होगा, इंसुलेटर जो है, यहीं से शुरू करते हैं अचालक से। अचालक जो होता है वो ऐसा पदार्थ है जिससे करंट पास नहीं हो सकता, ये तो हम लोग बेसिक बात बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन अब जो इससे जुड़ा हुआ, बैंड से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है वो हमको जानना है। तो बैंड से जुड़ा हुआ पॉइंट जानने के लिए आपको जो है उसमें देखना पड़ेगा कि माने अचालक जो है उसका किस प्रकार से व्यवहार होता है। तो देखिए दरअसल होता क्या है, फिर से हम यहीं पर जो है डायग्राम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक तो आपका एनर्जी बैंड यहां होगा और एक जो है आपका यहां पर होगा। हालांकि इसको जो है ना ऊपर कर लेते हैं। एक तो आपका यहां पर होगा और एक जो आपका होगा वो यहां पर होगा। ये कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम ऐसे मटेरियल को अचालक बोलेंगे। बैंड थियरी के आधार पर हमको समझना है, इसके बीच का जो गैप होता है, गैप जो होगा, ये गैप अगर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए ये मटेरियल जो है वो कैसा मटेरियल होगा, अचालक होगा। वही चीज हम यहां पर बोले हैं, द वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप इज वेरी लार्ज। जो अचालक होता है उसमें फॉरबिडन गैप का जो एनर्जी होता है, फॉरबिडन गैप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड हेंस इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप द इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन को फ्रीली अगर मूव करना है तब उसको कंडक्टर बोलते हैं, जहां पर ये फ्री मूव कर सकता है। जरा देखिए, फ्री मूव करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को कहां जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो वो चल नहीं सकता है। ये बात अभी डिस्कशन में हम किए हैं। अगर वैलेंस बैंड से आप कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं तो इजी वे में ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, अब ये चलेगा। लेकिन एनर्जी गैप इतना ज्यादा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा ही नहीं, इतना ज्यादा गैप है कि उसमें जाएगा ही नहीं। अब जब उसमें जाएगा ही नहीं तो स्वाभाविक बात है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं, और फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा नहीं तो वो घूमेगा नहीं, माने पूरे सॉलिड मटेरियल में नहीं घूमेगा। ठीक है, इसीलिए अचालक जो होता है ना उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि इसका कंडक्शन बैंड जो होता है वो कंप्लीटली खाली होता है, लगभग जो है वो खाली होता है। 99% भाग जो है वो खाली होता है, थोड़ा मोड़ा जो है उसमें हो सकता है ना, तो वो करंट कंडक्शन कर नहीं पाता है, तो कंप्लीटली खाली होता है। और वैलेंस बैंड जो होता है वो भरा हो सकता है, पूर्ण रूप से भी भरा हो सकता है और आंशिक रूप से भी भरा हो सकता है। वो तो आपको हमने पहले ही बताया है कि वैलेंस बैंड जो होता है वो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से भरा हो सकता है। वैसे इनर्ट गैस में पूरा भरा रहता है, जो नोबेल गैस जिसको बोलते हो आप, है ना। लेकिन अगर अचालक है तो अचालक में कंडक्शन बैंड क्या होगा, खाली होगा। खाली होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलता, इसीलिए तो विद्युत धारा इसमें नहीं प्रवाहित होता है। तो कंडक्शन बैंड का माने बैंड थियरी के आधार पर इंसुलेटर का आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक इसका भी आप नोट्स बनाइए। अब इंसुलेटर के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर कंडक्टर, चालक। मान लो चालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं। तो कंडक्टर में क्या होगा ना कि अगर आप मान लो वही डायग्राम बनाइए, ठीक है, एनर्जी लेवल का डायग्राम जो है वो बनाइए, तो एक तो आपका जो वो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड रहेगा। कंडक्शन बैंड जो है ना इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, माने इसके ठीक ऊपर आ जाएगा। अगर ऊपर नहीं भी आएगा ना तो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा बहुत कम होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर आ गया, ओवरलैप कर गया, इसका मतलब ये होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, वो आराम से आ जाएगा। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के मूव कर सकता है पूरे सॉलिड मटेरियल में। जैसे ये सॉलिड मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह जितना मर्जी है उतना, लेकिन शर्त एक है कि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होना चाहिए। आप समझे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी कंडक्शन बैंड का तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं, ये पीछे हम चले आए को कंडक्टर की बात करना है ना, कंडक्टर की, है ना, वही तो लगा। तो फिर से हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए ये रहा आपका कंडक्शन बैंड, और इसके ठीक नीचे आप जो है वैलेंस बैंड बनाइए।
या तो इसके ऊपर ओवरलैप होगा, नहीं तो इसके बीच का जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत कम होगा। ये तो क्लियर है। आपको पता है कि कंडक्टर वो मटेरियल है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकता है, इसको हम लोग चालक बोलते हैं। तो हम वही बात यहां लिखे हैं, इन दिस केस बोथ बैंड्स रीमेन आइदर ओवरलैप्ड और वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप रिमेन्स वेरी स्मॉल। इसमें दोनों बैंड या तो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं अथवा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि वैलेंस बैंड जो होगा रिमेन्स कंप्लीटली फिल्ड। इसका जो वैलेंस बैंड होगा, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आपका इसमें रहेगा। और कंडक्शन बैंड जो होगा ना वो पार्शियली फिल्ड होगा। पार्शियली फिल्ड कहने का मतलब ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, तभी ना इसका जो है बाकी जो है वो फ्री होकर के सॉलिड मटेरियल में सर्कुलेट करेगा। इसके अलावा और याद रखिएगा आप लोग कि ड्यू टू ए स्मॉलर वैल्यू ऑफ फॉरबिडन गैप द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जंप टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को अगर जाना है तो उसको जाने के लिए बहुत कम एनर्जी जो है रिक्वायर होगा। ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं, हल्का सा पुश मिलेगा वो चला जाएगा उछल के उसमें। ठीक है, तो एक ये है, इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आप याद रखना। अच्छा, अब एक वो बच गया आपका क्या चीज, एक और जो है वो बच गया जिसका नाम है आपका सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है, हम अब अर्धचालक की बात करते हैं। देखिए अर्धचालक में ये बात तो एकदम स्पष्ट हो गया कि आपका जो अचालक था और चालक था, इन दोनों के बीच में अर्धचालक आएगा। तो स्वाभाविक बात है कि इसका अगर बैंड थियरी के आधार पर भी बात करो तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड न ज्यादा दूर होगा न ज्यादा नजदीक होगा। ये जो है कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इन दोनों के बीच का फॉरबिडन गैप जो होगा वो चालक और चालक के बीच में होगा, सीधी सी बात है। तो अर्धचालक एक ऐसा मटेरियल है जिससे करंट जो है ना वो पार्शियली जाएगा, आंशिक रूप से प्रवाहित हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल को अर्धचालक कहा जाता है और अर्धचालक का सारा प्रॉपर्टी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में पाया जाएगा। और हम लोग ज्यादातर जो है इस्तेमाल करेंगे अर्धचालक, चालक का तो इस्तेमाल करते नहीं है इधर, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, या ये कह दीजिए आप अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थ भी जो है ना हमारे सामने दो तरह से उपस्थित होगा। अब एक होगा इंट्रिंसिक और एक होगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक। हम इसको जो है डिफाइन भी किए हैं, द सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। ऐसा पदार्थ, ऐसा अर्धचालक जो पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में हो, तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे अर्धचालक को शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कोई भी ध्यान में रख सकता है। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इवन एट रूम टेम्परेचर होल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर क्रिएटेड। बहुत कम तापमान पर भी ना, यानी कमरे के तापमान पर भी ऐसे अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन ये अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। यहां पर इलेक्ट्रॉन तो वही जैसे है, खाली बस होल के जैसे पहले हम लोग लेते हैं ना पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की जगह पे यहाँ पे मान के चलो कि होल है। यानी देखो एक्चुअल होता क्या है ना कि ये इलेक्ट्रॉन का घर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर आगे चला गया, इस घर में चला गया, तो ये घर तो खाली हो जाएगा। तो खाली घर को लोग यहाँ पर होल बोलते हैं। और हम लोग इससे पहले जो पढ़ते थे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बोलते थे। जहां से इलेक्ट्रॉन साइड हो जाए, कम हो जाए, तो पॉजिटिव चार्ज हावी हो जाता था। तो उसको यहाँ पर क्या नाम देंगे, होल। तो याद रखिएगा होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है बहुत कम तापमान पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो जाता है। तो एक तो आपका सेमीकंडक्टर नेज अर्धचालक ये अर्धचालक दो तरह का, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो शुद्ध में तो आपका ये है, और आपको हमने पहले भी कहा था शुद्ध अर्धचालक जो होता है ना सामान्य तौर पे, या एलिमेंट वाला जो अर्धचालक होता है उसका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, लगभग ना के बराबर होता है। अधिकतर प्रयोग जो होता है कंपाउंड के रूप में किया जाता है, और कंपाउंड के रूप में भी अशुद्धियां मिला करके किया जाता है। इससे क्या होता है ना कि उसका इफिशियंसी थोड़ा ज्यादा रहता है, काम करने का एनर्जी कम लॉस्ट होता है ना। तो ये उसके पीछे का रीजन है। तो स्वाभाविक बात है कि शुद्ध अर्धचालक का भी इस्तेमाल
नहीं ये किया जाएगा। वैसे शुद्ध अर्धचालक को आप याद रखिएगा, अगर हम इस तरह से, अच्छा अगर नहीं हो तो पहले उसका तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट आप लो इसका ना, ये जो अर्धचालक है इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब आते हैं अगले पेज पे। देखिए एक्चुअली में जब हम लोग कोई अर्धचालक इस तरह से जोड़ें और इसको सेल से जोड़ देंगे तो आपको जैसा कि हमने बताया होल और इलेक्ट्रॉन दो पेयर जो है क्रिएट होगा। तो होल जो है एक साइड चलेगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड, तो होल के साइड में जो चलता है वो होल करंट, और एक इधर वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का करंट। तो करंट आपको जो इसमें देखने को मिलेगा वो दो तरह का देखने को मिलेगा, और आपका इसी का जो है कॉम्बिनेशनल फॉर्म नेट करंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन और होल के कारण प्रोड्यूस करंट के योग के बराबर होता है ना। तो आपका जो करंट होता है, जो हम लोगों को जो मिलता करंट है, वो एक्चुअल में ये दोनों नहीं दिखता है, हम लोगों को ये दिखता है टोटल, लेकिन ये जो टोटल है ये दोनों को मिला करके बना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी देखते हैं वो टोटल करंट देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्कशन में ये आपका जो है बाद में देखिएगा ये दोनों आएगा, ये दोनों का चर्चा ज्यादातर होता है। ठीक है, तो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो शुद्ध अर्धचालक, तो उसमें करंट का फ्लोएशन कुछ इस प्रकार से होगा। ये डायग्राम सहित उसी के नीचे आप जो है अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए समझने के लिए। चलिए अब आते हैं एक्सट्रिंसिक यानी कि अशुद्ध अर्धचालक। याद कीजिए अभी जस्ट हमने आपको बताया अशुद्ध अर्धचालक के बारे में। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि जिसमें आप कुछ इंप्यूरिटीज मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं। अर्धचालक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अर्धचालक में जब अशुद्धियां मिला करके उसका प्रयोग करते हैं तो ऐसे अर्धचालक को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक है, बाहरी अर्धचालक। तो ऐसे अर्धचालक का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, बात समझे। तो ये जो अर्धचालक होगा माने अशुद्ध अर्धचालक जिसको हम बोल रहे हैं, ये अर्धचालक फिर से दो प्रकार का, ये दो टाइप का, और वो भी दो टाइप का जो होगा ये वो अशुद्धियां मिलाने के ऊपर डिपेंड करेगा। अशुद्धियां दो तरीका से मिलाते हैं और वो दो तरीका आपको अभी दिखाई देगा। देखिए एक है कि अशुद्धियां जो मिलाते हैं उसमें अशुद्धियां जो है अगर मान लो पेंटावेलेंट है, पेंटावेलेंट का मतलब होता है पंच संयोजी, जिसके अंतिम घर में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे अगर अशुद्धियां मिलाते हैं तो इस अशुद्धियां के मिलाने के बाद जो आपका ये अर्धचालक बनेगा उस अर्धचालक को बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। याद रखिएगा, जब पंच संयोजी अशुद्धियां, पंच का मतलब होता है 5, और जिसके अंतिम घर में 5 इलेक्ट्रॉन हो वैसा अशुद्धियां मिला दीजिए किसी भी अर्धचालक में, सिलिकॉन जर्मेनियम किसी में। जैसे यहां पर हम आपको उदाहरण दे रखे हैं कि मान लीजिए जर्मेनियम का एक सॉलिड मटेरियल था, तो जर्मेनियम के अंतिम घर में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने एक जो है ना आर्सेनिक यहां पर मिला दिया, और ई जो मिलाया है इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन था, तो 4 गो जो था ना वो आपका जर्मेनियम के साथ कंबाइन हो जाएगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो है ना एक्स्ट्रा बच जाता है। इसीलिए इस पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर का अब नाम दिया जाएगा एन टाइप अर्धचालक। यानी पेंटावेलेंट मिलाने के बाद अगर इस जर्मेनियम को पेंटावेलेंट मिलाने के बाद अर्धचालक बनाया गया है तो इसका नाम होगा एन टाइप। अगर पेंटावेलेंट हमने मिलाया है तो आपसे कभी कभार पूछ देता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज को ढोने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा कि होल होगा। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा एगो मिल रहा है, एगो कंपाउंड यहां बना है तो एगो एक्स्ट्रा मिला है, ऐसा ऐसा लाखों कंपाउंड होंगे, तो हर जगह पे आपको कौन मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। होल का मात्रा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कहीं कहीं पर जो है आपको होल देखने को मिलेगा, लेकिन उसका मात्रा कम से कम होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपसे अगर पूछा जाए मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन, अधिकतम आवेश वाहक कौन, तो इलेक्ट्रॉन होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता कब है, जब पेंटावेलेंट अशुद्धि मिलाते हैं, पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं, तब एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और अर्धचालक होता है जिसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम फिर से वापस हम लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना, इस बार गैलियम लगाते हैं, गैलियम जो है अशुद्धियां मिलाते हैं। तो गैलियम के अंतिम घर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंबाइन कर लेगा,
चौथा जो है उसको कंबाइन करने के लिए जाता, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हम मान के चलते हैं खाली डब्बा है, और उसी खाली डब्बा को हम होल बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप त्रिसंयोजी यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज मिला करके कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल को तैयार करते हैं अशुद्धि मिला करके, यानी कि ट्राइवेलेंट अशुद्धि मिला करके अर्धचालक पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अर्धचालक को हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? होल होगा, क्योंकि इसमें होल बच रहा था। अधिकतम आवेश वाहक कौन होगा? होल होगा। एन टाइप में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास अशुद्ध जो अर्धचालक हैं वो दो प्रकार से, एक पी टाइप और एक एन टाइप। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें जो अशुद्ध अर्धचालक है, हमने आपको पहले भी कहा है कि यही अशुद्ध अर्धचालक का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है, अशुद्ध अर्धचालक का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है कि अब हम लोग मूल रूप से, चूंकि अशुद्धियां मिलाकर के जो हमारे पास बना अर्धचालक वो दो तरह का, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप। इसी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइस बने हुए हैं सब इसी से बना हुआ है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, पिछला जो पेज था इसका आप स्क्रीनशॉट लो, वाई अर्धचालक जो था इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, और इसके बाद आप जो है पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है इसका आप स्क्रीनशॉट लो। कभी कभार आपसे पूछ देता है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर क्या है, तो हमारे ख्याल से बहुत सिंपल सा अंतर है, आप लिख सकते हो। हालांकि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन ये चीज जो है ना आपको लिखना था, ये आपके लिए हम छोड़ते। खैर आपके लिए हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका जो हिंदी है, जो हिंदी माध्यम के लोग होंगे खुद से करना है इसको। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसको आप कर सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। नहीं तो खुद से जो है ये तो आपको लिखना ही है। इसका जो एन टाइप और पी टाइप का जो अंतर है ये आपको लिखना था, जो बात हमने बताया उसी आधार पर ये तमाम चीजें हम लिख दी है। ठीक ना, तो एक तो ये है कि अंतर आपसे पूछता है, इसको आप ध्यान जरूर रखना। अगर चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दा पर। देखिए पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिला करके हम लोग बनाते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखो जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप मिला दीजिए, उसको मर्ज कीजिए, उसको एक साथ ला दीजिए, तो जैसे ही आप पी टाइप और एन टाइप, जिसे देखो इसमें होल ज्यादातर है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, ये जो सिंबल है ये इलेक्ट्रॉन का है, ये जो सिंबल है ये होल का है, तो इसको हम पी बोल देते हैं और इसको हम एन बोल देते हैं। ठीक है, इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम एक साथ कोलैप्स करवाते हैं, एक साथ जब मर्ज करवाते हैं यानी कि ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के दरमियान इसके जो बीच वाला ये जो आप पॉइंट देख रहे हो जहां पर ये दोनों चिपकेगा, उस पॉइंट पर पहले शुरुआती दौर में उथल पुथल मच जाता है। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन शुरू के होंगे वो इसके होल के साथ कंबाइन होकर के कुछ खत्म कर देगा होल को, और यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, और इधर का जो होल होगा उधर चला जाएगा, और इधर जाकर के एक लेयर बना लेगा, एक होल का एक लेयर इधर बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लेयर इधर बना लेगा। इसके बाद इसके बीच में कोई चार्ज कैरियर रहबे नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली जितना इसको चलना था वो चल गया, तो बेसिकली अब जो है ना चार्ज कैरियर रहेगा नहीं, ये दोनों एक लेयर बना लेगा, तो इसके बीच में चार्ज चलेगा ही नहीं। एक तरह से ये बैरियर का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। शुरुआती दौर में ये दोनों ट्रांसफर हो गया, इसमें हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन कम हो, इसमें होल कम हो, ठीक ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से होल खत्म हो जाएगा। ज्यादातर इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल हम यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ ज्यादातर होल होंगे, इसलिए ज्यादातर होल का हम सिंबल लगाए हैं। लेकिन एक लेयर जो बन गया ना इसके बीच में, याद रखिएगा ये लेयर जो है अब आगे से इधर से किसी को जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये एक तरह से बैरियर बन गया। अब यहाँ पर जो है ना एक तरह से इसको बोलते हैं ना कि ब्रेकर, ये जो है रोकेगा, स्पीड ब्रेकर है ना, ये आप किसी को चलने नहीं देगा, ना इधर वाला को ना उधर वाला को। जिस समय मर्ज करवाते हैं उसी समय ये बनता है। तो इसका ये जो बीच में जो आप देख रहे हो ये जो पॉइंट बन गया यहाँ से, इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन। व्हेन p type semiconductor is suitably joined to n type semiconductor, the contact surface is called pn junction। जब p टाइप अर्धचालक को n टाइप अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो संपर्क को pn संधि कहा जाता है। इसका जो ये संपर्क है इसको pn संधि कहते हैं। लेकिन आपको हमने बताया ना कि ये एक लेयर बन गया, और इस लेयर में अब कोई जाएगा नहीं,
इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या चीज, डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। ये परत जो है ना अब बर्बाद होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है आप कुछ भी डालोगे तो वो उसको जाने नहीं देगा, ये एक परत बना दिया है ना। और चूंकि गौर करो आप, तो इधर जो है निगेटिव है, इधर जो है वो पॉजिटिव है, तो एक तरह से ये जो है ना इसको क्रॉस करने के लिए आपको कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका जो उल्टा डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो मान लो 1 वोल्ट है, मान लेते हैं 1 वोल्ट है, तो आपको कम से कम 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा, तब जाकर के उसमें करंट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैरियर पोटेंशियल। अगर आपने मान लीजिए 3 वोल्ट इस्तेमाल किया है, 3 वोल्ट, तो आपका काम केवल 2 ही वोल्ट का होगा, क्योंकि 1 वोल्ट जो होगा ना ये तो रोकेगा, 1 वोल्ट खत्म करवा देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया बैरियर पोटेंशियल, प्राचीर विभव इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में चूंकि ये अवक्षय परत है जो कि एक लेयर बना है, इस लेयर में उल्टा डायरेक्शन में एक जो है पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो गया है, इसका नाम होता है बैरियर पोटेंशियल। तो आपका जो पीएन जंक्शन होता है, उस पीएन जंक्शन में ये डायग्राम और इस डायग्राम से जो ये डेफिनेशन आया है, ये डेफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लो और इसका जो है आप अपना नोट्स बनाना। अब आते हैं हम लोग कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो डेफिनेशन अभी जो हमने बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। डिप्लेशन लेयर का मतलब ये होता है द रीजन ऑफ पीएन जंक्शन वेयर नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। अभी आपको हमने बताया था कि आपका जो डिप्लेशन लेयर होता है वो पीएन जंक्शन के बीच में एक ऐसा लेयर है जिसमें कोई भी आवेश वाहक नहीं होता है। एक लेयर बन गया जो आवेश को आप जाने आने देगा नहीं, उसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। और उस लेयर के ऊपर जो अपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल बन गया था, उसको हम लोग नाम देते हैं प्राचीर विभव, और वही यहां पर है बैरियर पोटेंशियल। टू मूवमेंट, ड्यू टू मूवमेंट, यहां पर ये छूट गया है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल, माने अक्रॉस द जंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिप्लेशन लेयर। माने इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट की वजह से जंक्शन पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। अलग अलग मटेरियल के लिए बैरियर पोटेंशियल अलग अलग होता है, इसी को देखना आगे जाकर के नाम देंगे नी वोल्टेज इसी को। बैरियर पोटेंशियल जो होता है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। याद रखिएगा इस बात को, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 2 मटेरियल के लिए हम लिख रखे हैं, याद रखना इसको आप। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और पीएन जंक्शन जो आप बनाए थे वो हमेशा इस्तेमाल में नहीं आता, उसका एक सिंबल इस्तेमाल में आता है, और पीएन जंक्शन का सिंबल ये होता है। ये जो ट्रायंगुलर शेप देख रहे हो ये आपका पीएन जंक्शन का मूल रूप से ये सिंबल होता है, और ये सिंबल भी आपको याद रखना है। आगे जाकर के सिंबल का भी हम इस्तेमाल करेंगे, और सिंबल भी आपसे पूछता है कि पीएन जंक्शन का सिंबल क्या है, जिसमें अगला जो पोर्शन होता है वो एन होता है, पिछला जो पोर्शन होता है वो पी होता है। इधर जो है पॉजिटिव होगा, उधर जो होगा वो निगेटिव होगा। याद रखिएगा इस बात को। ये जो एन टाइप और पी टाइप जो होता है उसमें इधर वाला जो आता है वो निगेटिव होता है, इधर वाला जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये पॉइंट भी आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तो ये रहा। अच्छा, अब हम लोग इसी पीएन जंक्शन को जोड़ेंगे, और जोड़ने का हमारे पास 2 तरीका होगा। 2 तरीका से हम पीएन जंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये हुआ कि पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव से जोड़ो, एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव से जोड़ो। अगर ऐसा जोड़ते हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसा जब जोड़ते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। यहां पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप किसी मटेरियल को, मटेरियल बोले तो अर्धचालक को या अर्धचालक से बना हुआ जो डिवाइस है उसको जब आप लोग जोड़ते हैं तो उसको यहाँ पर बाइसिंग शब्द से इस्तेमाल करेंगे, बाइसिंग शब्द बोलेंगे, बाइसिंग यानी कि इसको बायस किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ जब हम लोग जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ निगेटिव को निगेटिव, या पी टाइप को जब पॉजिटिव के साथ एन टाइप को निगेटिव के साथ, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फॉरवर्ड बाइसिंग, अगर बायस, इसको हम लोग नाम देते हैं। एक बात समझिए कि अगर आपने अगर बायस किया तो इधर प्लस वाला को जो है ये पॉजिटिव जो है ये होल को धक्का देगा, कंप्रेस करेगा, इधर इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देगा, ये भी कंप्रेस करेगा। इससे क्या होगा ना कि डिप्लेशन लेयर घट जाएगा, ये जो है पिचक जाएगा इधर।
अब क्या है कि क्रॉस करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो फॉरवर्ड बाइसिंग जब करते हैं तो उसका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जो कम हुआ रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस का नाम इस समय देंगे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने वही डेफिनेशन में भी यहां पर शामिल किया है, हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। when the positive terminal of the battery is connected to the p-type material and the negative terminal of the battery is connected to the n-type material, such a connection is called forward biasing। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। और चूंकि आपको हमने अभी बताया कि डिप्लेशन लेयर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमने ये पॉइंट लिख दिया है कि जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। इसका जो जंक्शन है ना बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिसकी वजह से करंट आसानी से चलेगा। और इस रेजिस्टेंस का नाम हमने दिया है क्या चीज, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अग्र प्रतिरोध। और याद रखिएगा यही कम प्रतिरोध होने की वजह से इसमें करंट चलेगा, लेकिन करंट का मान कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना वोल्टेज दे रहे हैं। वोल्टेज बढ़ाइएगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाइएगा करंट घटेगा। तो एक तो ये है जो कनेक्शन का आपको नाम याद रखना है, कनेक्शन का नाम याद रखना है आपको। इस तरह से अगर कनेक्ट कर रखे होते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। एक तो पेज आपका ये रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसका हिंदी का भी स्क्रीनशॉट दिलवा देते हैं, ये रहा आपका हिंदी अग्र बायस का। तो जो हिंदी में लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, आप हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ये वाला कर लीजिए। चलिए अब एक और कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। और स्वाभाविक बात है कि फॉरवर्ड बाइसिंग का उल्टा होगा यहाँ पर। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, आप इसी पीएन जंक्शन को क्या कीजिए, उल्टा जोड़िए, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़िए। इससे क्या होगा कि इधर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो खिंचाएंगे और इधर जितने भी होल होंगे सब इधर खिंचाएंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे का गैप बढ़ेगा, और गैप बढ़ेगा तब बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, और बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें करंट नहीं चलेगा। अब सोच करके देखिए, जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़े थे तो ये कंप्रेस हो रहा था, दब रहा था, अभी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, करंट अगर आप माने जो सप्लाई जो करेंगे वो करंट को जो है वो जाने ही नहीं देगा, क्योंकि इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा कि उससे पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन टर्मिनल, पॉजिटिव एन से, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, माने एन टाइप जो होगा वो पॉजिटिव से और पी टाइप जो होगा निगेटिव से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, या इसको बोलते हैं पास्य बाइसिंग। और स्वाभाविक बात है, हमने कहा बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा इस केस में, और रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, जिसकी वजह से करंट नहीं चलेगा, और इसके रेजिस्टेंस का नाम हम लोग क्या देंगे, रिवर्स रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से इसमें कोई करंट चलने वाला है नहीं। अगर आप लिमिटेशन क्रॉस नहीं करते हैं तो करंट नहीं चलेगा। अगर आप लिमिटेशन क्रॉस करते हैं, लिमिटेशन क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं कि वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ये तो सही है कि करंट नहीं चलेगा, ऑलमोस्ट करंट नहीं चलेगा, बहुत कम करंट होगा, माने इतना करंट होगा कि निग्लेजिबल होगा, उसको आप निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते चले तो एक समय ऐसा आएगा कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो टूटना शुरू हो जाएगा, माने जिसकी वजह से वो बंधा हुआ है ना, वो बंधन टूटना शुरू हो जाएगा, और बंधन टूटना शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा कब होगा, जब आप एक लिमिटेशन को क्रॉस करके वोल्टेज वहां तक देते हैं। अब पूरे का पूरे जितना भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड है टूटेगा, और एक बार करंट का मान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन रिवर्स करंट का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट में तो ठीक था, केवल बैरियर को क्रॉस करना था, उसके बाद करंट का मान बढ़ जाता। लेकिन रिवर्स करंट में करंट चल ही नहीं रहा है, अब चल भी रहा है तो इतना कम जो हमारे काम का नहीं है, और धीरे धीरे करके वो करंट जो है वो आपका एक्चुअल में तो चल नहीं रहा है, क्योंकि आपका वोल्टेज जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो इसमें हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और उसकी वजह से इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधा हुआ वो टूटेगा, और जैसे वो टूटेगा तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या होगा, स्पीड में चलना शुरू कर जाएगा। तो ये रिवर्स बाइसिंग का ये कहानी है, और आप पीएन जंक्शन को दो तरीका से जोड़ सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो रिवर्स बाइसिंग वाला जो है इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो और इसका आप नोट्स बनाओ। इंग्लिश में ये रहा, हिंदी में हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, बाकी
डायग्राम तो आपका सेम ही रहेगा, डायग्राम तो बदलने वाला है नहीं। तो ये हिंदी में आपका है, ठीक है। हिंदी वाला जो पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट लो और उसको ध्यान में रखना। चलिए, अब ये जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग जो किया है, इसको ग्राफ के माध्यम से आप समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक है। इसका जो है अभिलाक्षणिक वक्र जो है, इसके माध्यम से आप समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए एक वोल्टेज है, तो इधर वाला वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर वाला वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि माइनस में होगा, इधर वाला जो होगा प्लस में होगा। ऊपर वाला जो करंट होगा उसको फॉरवर्ड करंट बोलो, नीचे वाला करंट को आप रिवर्स करंट बोलो। तो होता यह है कि अगर आपने फॉरवर्ड वोल्टेज दिया, यानी कि अगर आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ा पीएन जंक्शन को, आप याद कीजिए हम क्या कहते हैं कि इसका जो करंट होता है वो बढ़ता है, तो इस तरह से हल्का हल्का करके करंट बढ़ता है ना। लेकिन ये करंट ऑलमोस्ट जो है ना बहुत कम है, वो करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, या ये कह दीजिए करंट लगभग ना के बराबर चल रहा है। लेकिन एक लिमिटेशन जब आप क्रॉस करते हैं, यानी कि बैरियर पोटेंशियल जो था उसको आप क्रॉस करते हैं, अब करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा अचानक। अगर बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल देते हैं तो जो बैरियर पोटेंशियल था उसी को यहां पर हम नाम दिए नी वोल्टेज, यही बैरियर पोटेंशियल है। और सिलिकॉन के लिए अलग, जर्मेनियम के अलग है, ये बात हमने आपको लिखा रखा है। अब जैसे ही फॉरवर्ड करंट, अगर आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाइएगा तो फॉरवर्ड करंट आगे बढ़ेगा। इसीलिए याद रखिएगा फॉरवर्ड बाइसिंग का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से चलेगा। रिवर्स बाइसिंग में आप याद कीजिए, करंट देने के बाद, वोल्टेज देने के बाद भी आपका इसमें करंट नहीं आता, ग्राफ एकदम ऊपर में सटा हुआ है, इसके नजदीक बहुत कम करंट आता है जिसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक समय के बाद इसका जो ग्राफ है ना एकदम सीधा आ जाता है। हालांकि ये थोड़ा सा हम टेढ़ा बना दिए, लेकिन ये एकदम सीधा आ जाता है, सीधा नीचे की ओर भाग जाता है। तो जहां पर ये पूरा का पूरा जो है ना करंट इस तरह से नीचे भागना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और अचानक करंट का वैल्यू रिवर्स में क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका जो पीएन जंक्शन है उसको दो तरीका से जोड़ते हैं, एक फॉरवर्ड बाइसिंग में, एक रिवर्स बाइसिंग में। उसी चीज को ग्राफ के माध्यम से यहां पर हम लोग देखें, ठीक है। तो इस ग्राफ का भी आप स्क्रीनशॉट लो और इसका भी आप अपना नोट्स बना लो। अब हम लोग इसी पीएन जंक्शन का अलग अलग रूपों में प्रयोग करेंगे। यही जो पीएन जंक्शन पढ़े हैं, इसी पीएन जंक्शन का अलग अलग रूपों में प्रयोग करेंगे, जैसे कि रेक्टिफायर के रूप में, एलईडी के रूप में, सोलर सेल के रूप में। तो ये तमाम चीजें जो है ना अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। यहां तक आप नोट्स बनाइए और ये जो जितना भी बात आपको हमने बताया है इसको आप एक बार दो बार रिपीट जरूर कीजिएगा, ताकि ये तमाम बातें आपको तैयार रहे। और यहाँ से क्वेश्चन आता है 100%, इसीलिए इसको निश्चित तौर पे तैयार कर लेना, इसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो अगले क्लास में जो है शेष बातें जो है हम लोग इससे जुड़ा हुआ जो है उसको करेंगे, और जो भी है उसको उससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन वगैरह होगा उसको भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहां तक पहले आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, उस वीडियो लेक्चर में।